नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग को थ्योरी ऑफ मशीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आज आ रहे हैं। आपने लास्ट 2 लेक्चर देखा होगा, गियर टर्मिनोलॉजी को डिटेल में समझा होगा। इस पर गियर में कौन कौन से टर्म क्या बता रहे होते हैं, किसकी क्या इंपॉर्टेंसी है, ये आप समझ रहे होंगे। इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी अभी भी बची है, बहुत ढेर सारी टर्मिनोलॉजी है। मेशिंग तक जाने में और भी टर्म्स आएंगे, कॉन्टैक्ट रेशियो आएगा, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा, मैक्सिमम पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा। तो ढेर सारे टर्म्स हैं, लेकिन उसमें कुछ टर्म आप समझ चुके हैं। गियर को देख के आप टर्म को अच्छे से बता सकते हैं कि कौन सा टर्म क्या बता रहा है। ठीक है, तो आपने पहले और दूसरे लेक्चर इस पर गियर टर्मिनोलॉजी को देखे होंगे। कई बार इससे बहुत ही क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आपको इसको बहुत ढंग से समझ के रखना है। वो चाहे आपका एसएससी मेंस का पेपर हो, अब सब्जेक्टिव पेपर हो, और चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर हो। ऑब्जेक्टिव पेपर में रूप बदल के क्वेश्चंस आते हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ बाकी बचे हुए टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी कराएंगे। तो न्यूमेरिकल को भी हम सब लोग साथ में करेंगे और उसकी टर्मिनोलॉजी को डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ बची हुई टर्मिनोलॉजी, कुछ हो सकता है इसके बाद भी बचे, तो उसको भी हम सब लोग आगे कभी किसी मैशिंग जब कराएंगे, आपको प्रोफाइल के बारे में डिटेल में बताएंगे, तो उस प्रोफाइल के साथ साथ करेंगे। लॉ ऑफ गियरिंग को पढ़ने के साथ साथ आधी गियर की टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो लॉ ऑफ गियरिंग क्या कहता है, वहां जब हम पढ़ेंगे तो हम प्रेशर एंगल और सारे टर्म डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा देखते हैं गियर टर्मिनोलॉजी। आपने इसमें एडेंडम सर्किल, एडेंडम, डिडेंडम सर्किल या फिर रूट सर्किल, डिडेंडम, इसके बाद पिच सर्किल आपने डिफाइंड ही किया होगा। उसके बाद आपने फेस टॉप लेंथ पढ़ा, फेस विड्थ पढ़ा, फेस पढ़ा ऊपर का पोर्शन, और फ्लैंक के बारे में पढ़ा, फिलेट पढ़ा, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिलेट रेडियस आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद टूथ थिकनेस पढ़ा, स्पेस विड्थ पढ़ा। स्पेस विड्थ और टूथ थिकनेस के डिफरेंस को बैकलैश कहते हैं। बैकलैश थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जाम होने के चांसेस को कम करने के लिए दिया जाता है। आपका आइडियली बैकलैश होना नहीं चाहिए। ऐसे आप बॉटम लेंथ के बारे में पढ़े। इसके बाद पिच सर्किल हो गया, डिडेंडम सर्किल, क्लीयरेंस सर्किल अभी हम आपको नहीं पढ़ाएं। टोटल डेप्थ आपको पता चल गई होगी। टोटल डेप्थ एडेंडम और डिडेंडम का योगफल होगा, जिसको हम कह सकते हैं कि एडेंडम सर्किल रेडियस माइनस डिडेंडम सर्किल रेडियस। एडेंडम सर्किल का रेडियस माइनस डिडेंडम सर्किल का रेडियस, इन दोनों का डिफरेंस ही टोटल डेप्थ होगा। ये आप समझ चुके होंगे। टूथ प्रोफाइल के बारे में हमने बता दिया। चलते चलते लास्ट लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आप सब लोगों ने पढ़ा था, वो पढ़ा था सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच, तो किन्हीं दो लगातार दांतों के, अब ध्यान से पढ़िएगा, किन्हीं दो लगातार दांतों के सिमिलर पॉइंट्स का, इसका सिमिलर वो, किन्हीं दो लगातार दांतों के सिमिलर पॉइंट्स का पिच सर्किल के अलोंग डिस्टेंस जो था वही क्या था, सर्कुलर पिच। यहां से लेकर यहां तक कैसे जाना है, ऐसे। तो किसी भी दो लगातार दांतों के सिमिलर पॉइंट्स का पिच सर्किल के अलोंग डिस्टेंस आपका सर्कुलर पिच था। टोटल डिस्टेंस पाई डी होगा और टी से भाग कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सर्कुलर पिच। एक अलग टर्म है मॉड्यूल। तो मॉड्यूल क्या था, डायमेट्रल पिच और नंबर ऑफ टीथ का रेशियो। सॉरी, मॉड्यूल फिर से हम बता रहे हैं, मॉड्यूल क्या है, पिच सर्किल डायमीटर, किसी भी गियर का पिच सर्किल डायमीटर, और टी क्या है, नंबर ऑफ टीथ। ऐसे एक आया था डायमेट्रल पिच। डायमेट्रल पिच क्या था, नंबर ऑफ टीथ टू द पिच सर्किल डायमीटर। तो ये आपका डायमेट्रल पिच, 3 आपके पिच डिफाइंड होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब बताइए, ये एक गियर है, गियर की 2 दांतें आपको दिखाई गई हैं। इसके साथ दूसरा गियर आके मेश होगा, इसके बीच में ये उसका दांता घुस जाएगा और इसका टीथ उसके गैप के बीच में इंसर्ट होने वाला है। हाँ, हमने आपको बताया कि थोड़ा स्पेस थिकनेस से ज्यादा होती। अब अगर 2 गियर एक दूसरे से मेश कर रहे हैं,
अगर दो गियर्स एक दूसरे से मिल रहे हैं तो इनकी मोटाई उनकी मोटाई के बराबर होना चाहिए, इनका गैप उनके गैप के बराबर होना चाहिए। क्यों? अगर मान लीजिए कि उसकी मोटाई ज्यादा ले लें तो इसके बीच में वो इंसर्ट नहीं हो पाएगा, अगर उसके बीच में हम गैप कम ले लें तो ये उसमें इंसर्ट नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखिए, दो मेसिंग गियर के लिए बहुत ही जरूरी है कि मोटाई और गैप क्या हो, समान हो। हर एक दांतों की मोटाई समान हो और हमारा जैसा दांता मोटा है उतना ही मोटा मिलने वाले का भी होना चाहिए। तो ये मोटाई और ये स्पेस, इन्हीं दोनों का योगफल ही तो सर्कुलर पिच है। ये मोटाई और ये स्पेस, दोनों के बीच में जो स्पेस है, इन्हीं दोनों का योगफल ही क्या है, सर्कुलर पिच है। मतलब क्या है कि हमारी मोटाई और आपका स्पेस दोनों मिला के बराबर, तो हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि हमारा और आपका सर्कुलर पिच तो समान होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि किन्हीं दो गियर्स के मैसिंग के लिए बहुत जरूरी है कि सर्कुलर पिच समान हो। सर एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, अरे भाई जो छोटा होता है उसमें नंबर ऑफ टीथ भी कम होता है। जो छोटा होता है ये सर्कुलर पिच है। अब जब आप बड़ा वाला, जो बड़ा लेंगे उसको गियर या व्हील बोल देते हैं, और जो छोटा लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, पिनियन उसको बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, स्मॉल वाले को क्या बोलते हैं, पिनियन। तो जब आपका डायमीटर छोटा होगा तो उसमें उतने ही तरीके, मतलब देखिए आपके पास जगह ज्यादा हो और एक ही जैसे लोग को बैठाना हो तो ज्यादा लोग बैठ जाएंगे, और वही अगर जगह कम हो और वैसे उतने ही मोटे मोटे लोग को बैठाना है तो थोड़ा कम लोग बैठेंगे और क्या होगा, नंबर ऑफ टीथ कम होंगे। एक ही जैसे बैठना है, क्यों? क्योंकि जब एक ही जैसे होंगे तभी आसानी से हम दोनों मेस कर सकते हैं। तो जैसा ये टीथ होगा वैसा पिनियन का भी होगा, मतलब गियर का और पिनियन का दोनों के दांते एक जैसे होने चाहिए, और एक जैसे होने के चक्कर में जब जगह कम होती है तो कम ही लोग बैठते हैं। मतलब छोटे गियर में नंबर ऑफ टीथ भी कम होता है, छोटे गियर में नंबर ऑफ टीथ भी कम होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हाँ, बशर्ते इन दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो किन्हीं दो मेसिंग गियर्स के सर्कुलर पिच समान होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक आगे हम टर्म बताए कि प्रेशर एंगल भी समान होना चाहिए, जो आप अभी नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन हाँ, दो मेसिंग गियर के सिर्फ दो ही कंडीशन कि सर्कुलर पिच और आपके प्रेशर एंगल समान। अब चाहे सर्कुलर पिच अगर समान है तो ये देखिए कुछ टर्म्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इस वाले आप चीजों को बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सर्कुलर पिच आपका है पाई डी बाई टी, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं। और मॉड्यूल जो है वो है डी बाई टी, और जो डायमेट्रल पिच है वो क्या है, टी बाई डी। इन तीनों को एक साथ ऐसे देख लीजिए, बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये टी बाई डी। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर्कुलर पिच इक्वल टू पाई डी बाई टी, और डी बाई टी ही एम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू मॉड्यूल। पाई इंटू क्या है, मॉड्यूल। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो सर्कुलर पिच और मॉड्यूल में रिलेशन क्या है, सर्कुलर पिच इक्वल टू पाई इंटू मॉड्यूल। ऐसे ये क्वेश्चन कई बार आया है कि सर्कुलर पिच और मॉड्यूल का रेशियो बताइए, तो सर्कुलर पिच और मॉड्यूल का रेशियो क्या होगा, पाई। अरे मॉड्यूल इधर आएगा तो सर्कुलर पिच और मॉड्यूल का रेशियो क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सर्कुलर पिच और मॉड्यूल का रेशियो क्या होगा, पाई। याद रखिएगा, उल्टा कभी इन केस कभी पूछा तो नहीं गया, पर कभी पूछे कि मॉड्यूल और सर्कुलर पिच का रेशियो बताइए, मॉड्यूल और सर्कुलर पिच का रेशियो, तो ये 1/पाई होगा। मॉड्यूल और सर्कुलर पिच का रेशियो क्या होगा, 1/पाई। अब ध्यान दीजिए इसी में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेड कलर की, ये दोनों क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर पिच को। अब बताइए हमारा और आपका, हम दोनों मेस कर रहे हैं गियर और पिनियन का सर्कुलर पिच अगर समान है, हमने कहा कि सीपी गियर
इक्वल टू सीपी, सर्कुलर पिच ऑफ पिनियन, दोनों समान है तो पाई पाई कट जाएगा, तो mg इक्वल टू mp भी होगा कि नहीं होगा, मॉड्यूल भी समान होंगे कि नहीं हो, तो दो मेसिंग गियर के मॉड्यूल भी समान होते हैं। अगर हम मॉड्यूल समान बोल रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि सर्कुलर पिच समान बाय डिफॉल्ट बोल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो बात वही पाई से गुणा कर दो आपको सर्कुलर पिच मिल जाता है। ये रेशियो कई बार आया हुआ सर्कुलर पिच और मॉड्यूल का रेशियो। आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस भी अभी कराएंगे। अब कोई पूछे कि मॉड्यूल और डायमेट्रल पिच और मॉड्यूल का गुणनफल, तो मॉड्यूल क्या है d बाई टी और डायमेट्रल पिच क्या है t बाई डी, तो क्या आएगा 1। ये भी बहुत बार आया है, मॉड्यूल और डायमेट्रल पिच का प्रोडक्ट, मॉड्यूल और डायमेट्रल पिच का प्रोडक्ट 1 होता है। ऐसे अगर कोई पूछे कि सर्कुलर पिच और डायमेट्रल पिच का प्रोडक्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें बहुत आती, तो सर्कुलर पिच पाई डी बाई टी है और डायमेट्रल पिच क्या है टी बाई डी है, तो ये आपका पाई होगा। सर्कुलर पिच और डायमेट्रल पिच का गुणनफल, सर्कुलर पिच और डायमेट्रल पिच का गुणनफल क्या होगा, टी कट जाएगा, डी आएगा, तो पाई आएगा। तो अब 3 बातें केवल याद करनी है, सर्कुलर पिच और मॉड्यूल का रेशियो पाई होता है, मॉड्यूल और डायमेट्रल पिच का गुणनफल 1 होता है, और तीसरी बात सर्कुलर पिच और डायमेट्रल पिच का गुणनफल पाई होता है। याद रहेगा ना, ठीक है। 2 मेसिंग गियर के सर्कुलर पिच समान होने चाहिए, 2 मेसिंग गियर के डायमेट्रल पिच समान होने चाहिए, 2 मेसिंग गियर के मॉड्यूल समान होने चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइए, हमने बताया आपको कि ये यहां से लेकर यहां तक ये आपका सर्कुलर पिच है। सर्कुलर पिच एक आर्क है, ध्यान, एक चाप है, पिच सर्किल है, तो सर्कुलर पिच सेंटर पर जो कोण बनाता है, सर्कुलर पिच जो भी सेंटर, ये सेंटर है मान लीजिए, जो भी सेंटर पर कोण बनाता है इसी को हम पिच एंगल कहते हैं। तो पिच एंगल क्या है, पिच एंगल द एंगल सबटेंडेड बाय सर्कुलर पिच ऑन द सेंटर ऑफ द गियर, सेंटर पर सर्कुलर पिच द्वारा बनाया गया कोण, तो ये क्या होगा पिच एंगल। और पिच एंगल आपका जनरली किससे दिखाया जाएगा, गामा पी से। ये पिच एंगल कौन सा कोण है, पिच एंगल है। तो पिच एंगल, सर्कुलर पिच जो भी कोण बनाता है सेंटर पर वही आपका पिच एंगल होता है। अब क्वेश्चन ये आता कि पिच एंगल क्या होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या है, हमें याद है कोण बराबर क्या होगा, चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या है सर्कुलर पिच और त्रिज्या क्या है d/2। अगर हम देखें तो ये चाप कितना है, चाप सर्कुलर पिच ही तो है, सर्कुलर पिच द्वारा बनाया गया कोण, तो आपका ये आएगा गामा p इक्वल टू 2, या सॉरी यहां पे सर्कुलर पिच को क्या लिख सकते हैं, सर्कुलर पिच को हम लिख सकते हैं पाई d/t, पाई d/t, और नीचे रेडियस, तो ये चाप बटे त्रिज्या ही लिखे हैं, ये चाप है, ये क्या है चाप है, और ये क्या है त्रिज्या है। तो कोई भी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या ही हो, तो चाप हो गया पाई d/t, तो यहां से गामा p आप देखेंगे 2 पाई/t, 2 ऊपर जाएगा, तो सर्कुलर पिच द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण ही पिच एंगल है, और पिच एंगल क्या है 2 पाई/t। बात समझ में आ गई। वैसे भी हमें पता था कि पूरा 2 पाई होता है किन्हीं 2 के द्वारा बनाया गया कोण। ऐसे ढेर सारे लोग, कितने लोग हैं t लोग, तो एक हर कोई बराबर कोण बनाएगा, हर कोई बराबर बनाएगा, तो एक कोण कितना होगा, ये एक के द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, तो 2 पाई बाई जितने लोग हैं 2 पाई/t। तो आपका पिच एंगल सर्कुलर पिच द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण, और ये आप कह सकते हैं कि सर t लोग है, टोटल 2 पाई होता, 2 पाई/t हो गया। अब आपका ये ध्यान रखिएगा पिच एंगल, आगे एंगल ऑफ एक्शन भी आएगा। आइए, तो पिच एंगल आपका क्या हुआ,
पिच एंगल इक्वल टू 2 पाई बाई टी। अब बताइएगा ध्यान से, गियर है और पिनियन, एक बड़ा गियर है और एक छोटा गियर है। 2 पाई कांस्टेंट है, छोटे गियर में नंबर ऑफ टीथ कम है और बड़े गियर में नंबर ऑफ टीथ ज्यादा है। तो जिसमें ज्यादा दांतें होंगी उसका पिच एंगल क्या होगा, कम होगा। जिसमें टी ज्यादा उसका पिच एंगल कम। जानिए सर्कुलर पिच दोनों का समान होता है। सर्कुलर पिच या मॉड्यूल या डायमेट्रल पिच पिनियन और गियर दोनों का समान होता है, लेकिन पिच एंगल जो गियर का होता है, गियर में नंबर ऑफ टीथ ज्यादा होते हैं, वो पिनियन से कम होता है। तो गियर का पिच एंगल मतलब सेम आर्क अगर बड़े त्रिज्या पर हो तो कम कोण बनाएगा। सेम आर्क तो दोनों समान है, त्रिज्या ज्यादा होगी कोण कम बनाएगा। तो पिच एंगल गियर का पिनियन के पिच एंगल से कम होता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब आपको सर्कुलर पिच और डायमेट्रल पिच और मॉड्यूल सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस देखे तो सर्कुलर पिच है। कभी कभी टूथ थिकनेस और स्पेस विड्थ दिया रहता, सर्कुलर पिच पूछ लेता है, तो टूथ थिकनेस और स्पेस विड्थ का योगफल ही सर्कुलर पिच है। टूथ थिकनेस और स्पेस विड्थ का योगफल ही क्या है, सर्कुलर पिच है। याद रहेगा ना। अब आते हैं, अब आता है हमारा वर्किंग डेप्थ। अब हमारा क्या आता है, वर्किंग डेप्थ। ये आपका टोटल गहराई है, कहां से लेकर, टॉप से लेकर कहां तक, बॉटम तक। टॉप से लेकर कहां तक, बॉटम तक। ये टोटल गहराई है ऊपर से नीचे तक। अब इस फेस पर दूसरा आके इसमें इंसर्ट होगा, दूसरी टीथ इसमें क्या होगी, इंसर्ट होगी। और जब दूसरी टीथ इंसर्ट होगी तो ये उससे जाकर टकराएगा। जब ऐसे टकराएगा, ये टीथ उससे टकराएगा, जब टकराएगा तो उसको धक्का देगा और वो ऊपर की तरफ ऐसे घूम जाएगा, ऐसे रोटेट कर जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सरफेस, ये पूरा सरफेस, फेस से लेकर फ्लैंक का पूरा सरफेस कभी न कभी उसके फेस और फ्लैंक से टकराएगा। हाँ, ये अलग बात है कि एक का फेस दूसरे के फ्लैंक से टकराता है, एक का फेस क्या होगा, दूसरे के फ्लैंक से टकराता है। तो अब हम सब लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, एक का फेस है दूसरे के फ्लैंक से टकराएगा, ये आपका फेस, और वो दूसरा जो आएगा इसमें इंसर्ट होने, जो दूसरा आएगा इंसर्ट होने, तो इसका ऊपर का पोर्शन उसके नीचे वाले पोर्शन से टकराएगा और उसका ऊपर का पोर्शन इसके नीचे से, और इसके नीचे वाला सरफेस क्या है, फ्लैंक है, इसका ऊपर वाला सरफेस क्या है, फेस है। क्लियर है। अब क्वेश्चन कि इस पूरे सरफेस पर कहां तक टकराहट होगी, इस पूरे सरफेस पर कहां तक टकराहट, क्या एकदम नीचे तक कांटेक्ट होगा? और अगर भाई एकदम नीचे तक कांटेक्ट नहीं हो रहा है, अगर एकदम, तो ये आपका पूरा सरफेस तो सब कभी नीचे वाला थोड़ा सा पोर्शन छूट जा रहा है, इंटेंशनली छोड़ा जा रहा है, वो क्लियरेंस हम जानबूझ कर देते हैं। लेकिन इंटरेस्ट ये है कि कितना सरफेस दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है, जितना सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है उतना आपका यूजफुल है, जो पावर ट्रांसमिशन के लिए, जो पावर ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब यहां पर जब दूसरा आप लाके यहां टकराए इसका फेस, तो क्या वो एकदम नीचे तक टकराया? नहीं टकराया, नहीं टकराया। तो कहां तक वो टकराया? तो नहीं, इसका ऊपर का पोर्शन उसके अंदर जाएगा और इसके नीचे, उसका ऊपर का पोर्शन इसके अंदर आएगा, उसके दूसरा वाला मेसिंग गियर होगा, उसका पोर्शन इसके नीचे आएगा।
अब ध्यान दें, इसका एडेंडम और उसका एडेंडम, हमारा नहीं, उसका जो दूसरा है, हमारा एडेंडम तो इतनी दूरी है ये वाली रेडियल डिस्टेंस, और उसका एडेंडम जितना वो ऊपर बड़ा होगा उतनी ही तो नीचे आएगा, उतना ही तो इससे और नीचे आएगा। तो इसका एडेंडम और उसका एडेंडम का योगफल ही टोटल वर्किंग डेप्थ होगा। कार्यकारी गहराई हमारे ऊपर वाला उसके अंदर गया, उसके ऊपर वाला हमारे अंदर आया, तो हमारे ऊपर का योगफल और उसके ऊपर का योगफल, दोनों का योगफल क्या कहलाएगा? वर्किंग डेप्थ। तो वर्किंग, कार्य करने वाली गहराई क्या है? वर्किंग डेप्थ। एक्चुअल में डिफिनेशन यही है, वर्किंग डेप्थ इक्वल टू सम ऑफ एडेंडम्स। सम ऑफ एडेंडम, सर्किल नहीं, एडेंडम्स, एडेंडम आपकी एक दूरी है, सम ऑफ एडेंडम्स। तो दो मेसिंग गियर के एडेंडम का योगफल ही वर्किंग डेप्थ, उसका आएगा इसके अंदर और इसका जाएगा उसके अंदर, तो इसका एडेंडम और उसका एडेंडम, सम ऑफ एडेंडम ही वर्किंग डेप्थ होता। अब ध्यान से सुनिएगा, वो आया इसके अंदर इंसर्ट हुआ, दूसरा गियर आया इसके अंदर क्या हुआ? इंसर्ट हुआ, इसके एकदम पेदी पर नहीं टच किया, बॉटम लाइन पर टच नहीं किया। उसका जब उसका टॉप लाइन यहां आएगा, एकदम अंदर जब घुसेगा तो उसका कौन आएगा? उसका टॉप लाइन। टॉप लाइन समझ पा रहे ना, ये है, और इसका ये क्या है? बॉटम लाइन। तो उसके टॉप लाइन इसके बॉटम लाइन से कांटेक्ट नहीं किया, अगर कर रहा है तो खतरनाक है। इंटरफेरेंस की बात वहीं आएगी कि जब हमारा नॉन इनवॉल्यूट प्रोफाइल से भी टकराए। खैर चलिए वो बात का विषय होगा। तो उसका टॉप लाइन, मेटिंग गियर के टॉप लाइन और हमारे बॉटम लाइन के बीच में जो गैप छूटेगा वही क्लियरेंस, वही क्या है? क्लियरेंस है। तो दूसरे हमारे टॉप लाइन से हमारे बॉटम लाइन के बीच का डिस्टेंस टोटल डेप्थ कहलाएगा। हमारे टॉप लाइन और हमारे ही बॉटम लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डेप्थ। लेकिन नहीं, मेटिंग गियर के, मेसिंग गियर के, मेटिंग या मेसिंग बोलिए, मेसिंग गियर के टॉप सरफेस, तो मेसिंग गियर के टॉप लाइन और हमारे बॉटम लाइन के बीच का रेडियल डिस्टेंस, जो दूसरा आके इसमें इंसर्ट हुआ, उसके टॉप लाइन और हमारे बॉटम लाइन के बीच का रेडियल डिस्टेंस ही क्या है? क्लियरेंस है। वर्किंग डेप्थ क्या है? वर्किंग डेप्थ है सम ऑफ एडेंडम्स, एडेंडम का योगफल। क्लियर? अब आइए टोटल डेप्थ। टोटल डेप्थ, टोटल डेप्थ में से अगर हम वर्किंग डेप्थ घटा दें, कार्यकारी जहां तक ये अंदर आ सकता है उतनी गहराई घटा दें, टोटल डेप्थ में से वर्किंग डेप्थ घटाने पर बचेगा क्या? क्लियरेंस, जो आपका बीच का क्या है? क्लियरेंस है। तो टोटल डेप्थ और वर्किंग डेप्थ का डिफरेंस ही क्लियरेंस होता है। मेसिंग गियर के टॉप लाइन और हमारे बॉटम लाइन के बीच का डिस्टेंस से मिनिमम डिस्टेंस क्या है? क्लियरेंस है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत लोग नहीं समझ पाते, तो हम क्लियर कर दे रहे हैं। उसका टॉप आके यहां इंसर्ट हुआ, अंदर तक जहां जा सकता था वहां तक गया, छोटा था तो ठीक है, पूरा नहीं जाके छुएगा, छोटा पड़ गया ना। तो अब आया यहां तक उसका टॉप लैंड, तो मेसिंग गियर के टॉप सरफेस, किसके? मेसिंग गियर, हमारे टॉप सरफेस नहीं, ये हम हैं और दूसरा मेस करने वाला आएगा अंदर घुसे, हम भी जाएंगे अंदर घुसेंगे, ऐसा नहीं, लेकिन हम उसके क्यों? अपनी पहली इसी से। तो मेसिंग गियर के टॉप सरफेस, मेसिंग गियर जो आके यहां इंसर्ट हुआ, मेसिंग गियर के टॉप सरफेस से होकर जाने वाला, मेसिंग गियर के टॉप सरफेस से होकर जाने वाला पिच सर्किल के कॉन्सेंट्रिक सर्किल को क्लियरेंस सर्किल, इसको हम क्या बोलेंगे? क्लियरेंस सर्किल की एकदम रूट और
एक देखिए रूट और उसके बीच में, उसके टॉप के बीच में कितना क्लियरेंस है, तो वही क्लियरेंस सर्किल सिग्निफाई करता है। क्लियरेंस सर्किल क्या होगा, मेसिंग गियर के टॉप सरफेस और हमारे बॉटम सरफेस के बीच का डिस्टेंस क्लियरेंस है। मेसिंग गियर के टॉप लैंड, मेसिंग गियर के टॉप लाइन, लेकिन उसके टॉप लाइन से अगर उसी के कॉन्सेंट्रिक बना दोगे तो उसका एडेंडम सर्किल हो जाएगा। नहीं, तो मेसिंग गियर के टॉप सरफेस से होकर जाने वाला पिच सर्किल के कॉन्सेंट्रिक, हमारे टॉप लाइन से होकर जाने वाला एडेंडम सर्किल, लेकिन दूसरे के टॉप से होकर जाने वाला और पिच सर्किल के कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होगा, क्लियरेंस सर्किल। अब बहुत ध्यान समझिएगा, एडेंडम सर्किल और क्लियरेंस सर्किल के बीच का डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा, वर्किंग डेप्थ, क्योंकि यहां तक वो अंदर जा सकता है तभी तो उसके टॉप सरफेस से आपने बनाया। तो क्लियरेंस सर्किल क्या है, उसके टॉप सरफेस से हमारे कॉन्सेंट्रिक, गोला प्रकार रखेंगे इसके गोला पर, लेकिन उसके टॉप सरफेस से होकर जाने वाला, तो मेसिंग गियर के टॉप सरफेस से होकर जाने वाला पिच सर्किल के कॉन्सेंट्रिक सर्किल को क्लियरेंस सर्किल कहते हैं। और क्लियरेंस सर्किल और एडेंडम सर्किल के बीच की दूरी ही वर्किंग डेप्थ कहलाएगी। एडेंडम सर्किल और क्लियरेंस सर्किल के बीच की दूरी, क्योंकि ये एडेंडम प्लस उसका एडेंडम, तो क्लियरेंस सर्किल और एडेंडम सर्किल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस, वर्किंग डेप्थ का। एडेंडम सर्किल रेडियस और क्लियरेंस सर्किल रेडियस का डिफरेंस, एडेंडम सर्किल रेडियस और क्लियरेंस सर्किल रेडियस का डिफरेंस ही वर्किंग डेप्थ होता है। इतने में से इतना घटाओगे तो बचेगा वर्किंग डेप्थ ना। अब अगर क्लियरेंस जीरो हो, एक केस अगर होता नहीं, आइडियली कोई भी क्लियरेंस जीरो नहीं होता, तो आपका क्लियरेंस अगर जीरो हो तो रूट सर्किल ही क्लियरेंस सर्किल हो जाएगा। अगर उसका टॉप सरफेस एकदम नीचे तक आकर टकराए तो उस समय रूट और क्लियरेंस दोनों सेम हो जाएंगे। तो क्लियरेंस जीरो देने पर रूट सर्किल या एडेंडम सर्किल ही क्लियरेंस सर्किल होता है। चूंकि क्लियरेंस जीरो नहीं होता इसलिए क्लियरेंस सर्किल और रूट सर्किल अलग होता है। रूट सर्किल छोटा होता है, क्लियरेंस सर्किल थोड़ा बड़ा होता है। रूट सर्किल और एडेंडम सर्किल के बीच का रेडियल डिस्टेंस टोटल लेंथ होता है। क्लियरेंस सर्किल और एडेंडम सर्किल के बीच का रेडियल डिस्टेंस वर्किंग डेप्थ होता है। टोटल डेप्थ और वर्किंग डेप्थ का अंतर, टोटल गहराई में से अगर वर्किंग डेप्थ निकाल दिया जाए तो बचा हुआ क्या होगा, क्लियरेंस। पता हुआ बचा हुआ गैप क्या होगा, क्लियरेंस होगा। तो आप समझ पा रहे हैं ना। अब इस सारी चीजों को हम एक साथ कर दे रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। कुछ क्वेश्चंस फिर इससे आगे होंगे, किया जाएगा। वर्किंग डेप्थ, पहली बात वर्किंग डेप्थ। तो जैसे वर्किंग डेप्थ आप बोले तुरंत आपने कहा सर सम ऑफ एडेंडम्स, एडेंडम्स का योगफल, एडेंडम्स का योगफल, और एडेंडम दोनों के जनरली बराबर होते हैं तो हम इसको एडेंडम प्लस एडेंडम लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एडेंडम, ये क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ एडेंडम। और इन जनरल एडेंडम एक मॉड्यूल के बराबर होता है, एडेंडम एक मॉड्यूल के बराबर होता है तो ये 2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल होता है। ये क्या है, मॉड्यूल। इन जनरल आपका एडेंडम एक मॉड्यूल के बराबर होता है तो ये क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी को अगर हम लिख दें कि एडेंडम सर्किल रेडियस, एडेंडम सर्किल रेडियस बाइडस क्लियरेंस सर्किल रेडियस, क्लियरेंस सर्किल और एडेंडम सर्किल रेडियस का अंतर, एडेंडम यहां से लेकर ऊपर तक और क्लियरेंस है उसके टॉप से होकर जाने वाली। तो क्लियरेंस सर्किल और एडेंडम सर्किल के बीच का डिफरेंस जो होगा रेडियस का, वही क्या कहलाएगा, वर्किंग डेप्थ।
वर्किंग डेप्थ क्लियर है सबको? देख लीजिए एक बार, ध्यान से नोट कर लीजिए। वर्किंग डेप्थ इक्वल टू कार्यकारी गहराई कि इसका कितना सरफेस काम का है, तो सम ऑफ एडेंडम, एडेंडम प्लस एडेंडम या 2 टाइम्स ऑफ एडेंडम और 2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल, या फिर एडेंडम सर्किल रेडियस माइनस क्लीयरेंस सर्किल रेडियस। अब आइए फिर से तो मिटा दे रहे हैं। टोटल डेप्थ, टोटल डेप्थ पूरी गहराई, तो टोटल डेप्थ आपका क्या होगा? एडेंडम प्लस डिडेंडम। एडेंडम में अगर डिडेंडम जोड़ दे टोटल डेप्थ मिल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, ये होता है जनरली 1 मॉड्यूल और ये होता है 1.157 मॉड्यूल, ये होता है 1.157 मॉड्यूल, तो ये आता है 2.157 मॉड्यूल। न्यूमेरिकली टोटल डेप्थ क्या होगा? 2.157 मॉड्यूल, और टोटल डेप्थ ही टीडी है, थर्मोडायनेमिक्स नहीं, टोटल डेप्थ, तो टोटल डेप्थ ही होगा एडेंडम सर्किल रेडियस माइनस डिडेंडम सर्किल रेडियस। एडेंडम सर्किल रेडियस में से रूट वाली सर्किल का रेडियस घटाओगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? टोटल डेप्थ। या फिर रेडियल डिस्टेंस बिटवीन एडेंडम सर्किल एंड रूट सर्किल, रेडियल डिस्टेंस बिटवीन टॉप लैंड एंड बॉटम लैंड, टॉप ऑफ द सरफेस एंड रूट ऑफ द सरफेस, तो ये आपका टोटल डेप्थ हो। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? तो टोटल डेप्थ एडेंडम प्लस डिडेंडम, एडेंडम इन जनरल 1 मॉड्यूल होता है और ये 1.157 मॉड्यूल, या इसी को हम लिख सकते हैं 1 प्लस पाई बाई 20 इंटू मॉड्यूल, पाई बाई 20 का मान 0.157 होता है, तो ये आपका आ गया। अब एक टर्म क्लीयरेंस पर बहुत फोकस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लीयरेंस, क्लीयरेंस की ये जो बीच का छूट गया, ये गैप जो छूट गया वो वहां तक अंदर तक नहीं जा पाए, ठीक है? तो ये जो क्लीयरेंस छूट गया यही आपको क्लीयरेंस समझना है। तो आप कहोगे सर टोटल डेप्थ माइनस वर्किंग डेप्थ, बस। तो थर्मोडायनेमिक्स माइनस वर्क डन नहीं है, ये टोटल गहराई में से काम करने की कितनी गहराई वो हटा दो तो बचेगा क्लीयरेंस की। ये तो बिना काम का है, लेकिन उसका भी काम है, वो आप फिलेट दे रहे हैं, शार्पनेस को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? तो टोटल डेप्थ माइनस वर्किंग डेप्थ। अब इसी टोटल डेप्थ को लिख सकते हैं एडेंडम प्लस डिडेंडम, और वर्किंग डेप्थ को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एडेंडम, एडेंडम प्लस डिडेंडम, और ये होगा 2 टाइम्स ऑफ एडेंडम। तो ये क्या बचेगा? डिडेंडम माइनस एडेंडम, ये बचेगा क्या? डिडेंडम माइनस एडेंडम। तो क्लीयरेंस आपका जो आता है, क्लीयरेंस इक्वल टू डिडेंडम माइनस एडेंडम, और डिडेंडम जनरली थोड़ा एडेंडम से ज्यादा होता है, इसीलिए हमने बोला था कि फ्लैंक का सरफेस फेस से थोड़ा ज्यादा होता है, और डिडेंडम होता है 1.157 मॉड्यूल और एडेंडम होता है 1 मॉड्यूल। तो क्लीयरेंस फाइनली जो आने वाला है वो 0.157 मॉड्यूल। क्लीयरेंस कितना होगा? 0.157 मॉड्यूल। बहुत ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लीयरेंस इक्वल टू 0.157 मॉड्यूल, या क्लीयरेंस को दूसरे तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। क्लीयरेंस सर्किल रेडियस, कहां तक? क्लीयरेंस सर्किल रेडियस में से रूट सर्किल रेडियस घटा दिया जाए, डिडेंडम सर्किल रेडियस घटा दिया है, तो क्लीयरेंस आपका फाइनली क्या आएगा? ये आप नोट कर लिए होंगे। क्लीयरेंस इक्वल टू टोटल डेप्थ माइनस वर्किंग डेप्थ। टोटल डेप्थ है एडेंडम प्लस डिडेंडम, और ये है 2 टाइम्स ऑफ एडेंडम। तो एडेंडम एडेंडम एक बार कट जाएगा, बचेगा डिडेंडम माइनस एडेंडम, और डिडेंडम होता 1.157 मीटर नहीं है, ये मॉड्यूल है। मॉड्यूल क्या है? डी बाई टी है, और ये आपका मॉड्यूल -1 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल, और ये आएगा 0.157 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल। ये क्लीयरेंस होता है। जनरल बात ये सब चल रही है। अगर स्टब है तो अलग चीज होगा, स्टब के केस में चीजें थोड़े अंतर आ जाती। एक और बात अगर हम बता दें, बहुत ध्यान से इसको याद रखिए, क्लीयरेंस, क्लीयरेंस इक्वल टू
क्लीयरेंस सर्किल रेडियस माइनस रूट सर्किल या डिडेंडम सर्किल रेडियस। क्लीयरेंस सर्किल रेडियस मतलब यहां सेंटर से लेकर यहां तक, और रूट सर्किल रेडियस जो जड़ से होकर जा रहा है, इन दोनों के बीच में जो गैप बचेगा वही क्लीयरेंस। क्लीयरेंस क्या है? मेशिंग गियर के टॉप सरफेस और हमारे बॉटम सरफेस के बीच का रेडियल डिस्टेंस है। क्लीयरेंस क्या है? टोटल डेप्थ और वर्किंग डेप्थ का डिफरेंस है। तो अब आप समझ सकते हैं डिडेंडम माइनस एडेंडम, ये डिडेंडम है उसका जितना अंदर आएगा एडेंडम ही तो अंदर आएगा, तो वही छोटा सा बच जाएगा। डिडेंडम माइनस एडेंडम ही क्या है? क्लीयरेंस है। सारी चीजें एक साथ मर्ज करके रखिएगा, याद भी रखिएगा। चलिए अब आगे हम तो लोग थोड़ा बढ़ते हैं। गियर टर्मिनोलॉजी के काफी हद तक हम टर्म समझ गए हैं। प्रेशर एंगल ये सब मेशिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, तो प्रेशर एंगल अभी हम मेशिंग नहीं करा रहे इसलिए उसको नहीं करा रहे, ठीक है। और सारे टर्म्स आगे बढ़ते हैं। पिच सर्किल जहां टच करते हैं वही पिच पॉइंट होता है, इसको हम पढ़ा चुके हैं पिछले लेक्चर में, आप पढ़े होंगे। अब आता है एडेंडम सर्किल। तो एडेंडम सर्किल क्या है? अ सर्किल ड्रॉन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टूथ एंड कॉन्सेंट्रिक टू द, कॉन्सेंट्रिक मतलब केंद्र उसका वही हो, पिच सर्किल इज नोन एज एडेंडम सर्किल। तो टॉप से होकर जाने वाला पिच सर्किल की कॉन्सेंट्रिक सर्किल एडेंडम सर्किल। एडेंडम क्या है? एडेंडम इज अ रेडियल डिस्टेंस, इट अ मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इज रेडियल डिस्टेंस बिटवीन पिच सर्किल एंड एडेंडम सर्किल। और एडेंडम इज जनरली इक्वल टू, इसको बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा, जनरली इक्वल टू एक मॉड्यूल, वन मॉड्यूल के बराबर। अगला डिडेंडम सर्किल, अ सर्किल ड्रॉन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टीथ, सर्किल कहां से खींचा जाए? बॉटम ऑफ द टीथ एंड कॉन्सेंट्रिक विद द पिच सर्किल। अगला क्या है? डिडेंडम इज द रेडियल डिस्टेंस, कौन से डिस्टेंस? रेडियल डिस्टेंस बिटवीन पिच सर्किल एंड डिडेंडम सर्किल। तो पिच सर्किल और डिडेंडम सर्किल के बीच का रेडियल डिस्टेंस यही क्या होता है? 1.157 मॉड्यूल होता है, 1.157 मॉड्यूल। आइए सर्कुलर पिच क्या है? तो इट इज डिस्टेंस अलोंग द पिच सर्किल, डिस्टेंस अलोंग द, किसके अलोंग चलना है? पिच सर्किल, फ्रॉम वन पॉइंट ऑन अ टूथ, कोई एक पॉइंट ऑन अ टीथ, टू द कॉरस्पॉन्डिंग ए सिमिलर पॉइंट ऑन द नेक्स्ट टीथ। कोई एक टीथ का पॉइंट लिए उसी के सिमिलर दूसरे पर पिच सर्किल के अलोंग जो पॉइंट होगा वही क्या होगा? उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच पाई डी बाई टी, और डी क्या है? पिच सर्किल डायमीटर, टी क्या है? नंबर ऑफ टीथ। अब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, इसको पढ़िएगा और करिएगा, ठीक है। स्पर गियर हैज फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, कोई स्पर गियर है उसके फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन है। नंबर ऑफ टीथ मतलब टी है कितना? 22 गिवन, समझते हैं। पिच सर्किल डायमीटर, तो पिच सर्किल डायमीटर क्या दिया है? 14 mm। तो सर्कुलर पिच क्या होगा? सर्कुलर पिच पाई डी बाई टी, पाई डी बाई टी, पाई का मान 22/7, यहाँ कुछ ऐसे इसलिए ऐसा कर दिए क्योंकि कुछ कट रहा था, और 14 और टी, यही तो दिमाग है ना। 22 कट जाएगा, 7 दूनी 14, कितना आ गया? 2 mm। क्लियर हो गया ना? पाई डी बाई टी, डी दिया टी दिया, क्या मतलब? फार्मूला रखो, आंसर आ गया 2 mm। लेकिन लोग नहीं कर पाते, तो पाई डी बाई टी, पाई का मान 22/7, 14 है, 7 दूनी 14, 22 कट गया, 2 mm आ गया। अब ये पिच सर्किल डायमीटर के बाद पिच सर्किल रेडियस दिया होता तो दुगना करके डायमीटर रख लेते, दुगना करके डायमीटर रख लेते, ठीक है। अगला मॉड्यूल क्या है? तो मॉड्यूल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पिच सर्किल डायमीटर इन, जनरली mm में ही रहता है, पिच सर्किल डायमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ। और यही आपको क्लियर हो गया डिवाइडिंग। डायमेट्रल पिच क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ टू द पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द पिच सर्किल डायमीटर। और जनरली क्या होगा? पिच सर्किल डायमीटर इन इंच, ब्रिटिश स्टैंडर्ड है तो इंच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट, इसको याद रखिएगा। सर्कुलर पिच और डायमीट्रल पिच का गुणनफल पाई होता है, सर्कुलर पिच और मॉड्यूल का रेशियो पाई होता है, मॉड्यूल और डायमीट्रल पिच का गुणनफल 1 होता है। चलिए, द रेशियो ऑफ सर्कुलर पिच टू द मॉड्यूल,
क्या पूछा गया, सर्कुलर पिच टू द मॉड्यूल, पाई हो गया बस। सर्कुलर पिच टू द मॉड्यूल क्या होगा, पाई होगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर गियर विथ पिच सर्किल डायमीटर d एंड नंबर ऑफ टीथ इक्वल टू t, कितना आसान। द मॉड्यूल, तो मॉड्यूल क्या होता है, d बाई टी, चलो हो गया जो भी आंसर, d बाई टी। आइए टूथ थिकनेस, टूथ की मोटाई क्या होगी, तो टूथ की मोटाई इट इज द थिकनेस ऑफ द टीथ मेजर्ड अलोंग द पिच सर्किल, पिच सर्किल के अलोंग नापी गई मोटाई। सारी चीजें हम दिखा के किए हैं, एक बार लेक्चर को ढंग से पढ़िएगा समझ में सब आएगा। टूथ स्पेस, तो टूथ स्पेस क्या है, द स्पेस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, द स्पेस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टीथ मेजर्ड अलोंग द पिच सर्किल। कहां से नापना, किधर से नापना, तो दो लगातार दांतों का पिच सर्किल के अलोंग जो गैप होगा वही क्या होगा, टूथ स्पेस। बैकलैश क्या है, बैकलैश आइडियली बैकलैश 0 होना चाहिए लेकिन देते हैं इंटेंशनली। इट इज डिफरेंस बिटवीन टूथ स्पेस एंड टूथ थिकनेस, टूथ स्पेस और टूथ थिकनेस का अंतर ही बैकलैश है, व्हिच इज जनरली प्रोवाइडेड, जो जनरली प्रोवाइड किया जाता है टू अवॉइड जैमिंग, टू अवॉइड जैमिंग ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जाम होने के चांसेस को अवॉइड करने के लिए बैकलैश प्रोवाइड किया था। और ये क्या होता है, टूथ स्पेस और टूथ थिकनेस का डिफरेंस होता है। आइए रिवर्स ऑफ डायमेट्रल पिच, रिवर्स ऑफ डायमेट्रल पिच क्या होता है, मॉड्यूल, तो मॉड्यूल क्या होगा, रिवर्स ऑफ डायमेट्रल पिच, इनवर्स ऑफ डायमेट्रल पिच, इनवर्स। अब देखिए मॉड्यूल और डायमेट्रल पिच का गुणनफल क्या होता है, 1। अगर किन्हीं दो नंबर्स का गुणनफल 1 हो तो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। तो मॉड्यूल और डायमेट्रल पिच एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। इसका अब यहां पे डायमेट्रल पिच का इनवर्स क्या होगा, मॉड्यूल। डायमेट्रल पिच का, तो ये अगर पूछा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ डायमेट्रल पिच इक्वल टू मॉड्यूल, डायमेट्रल पिच का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मॉड्यूल होगा। आइए द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, प्रोडक्ट मतलब कोई उत्पाद नहीं निकलने वाला, गुणनफल। तो प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल एंड डायमेट्रल पिच, डायमेट्रल पिच और मॉड्यूल का गुणनफल कितना आता है, 1 आता है, डी बाई टी, और ये क्या है टी बाई डी, और ये क्या आ गया 1, तो 1.0, कोई दिक्कत नहीं है, 1 है, ठीक है। फेस क्या है, पोर्शन कहां, ऊपर वाला, द पोर्शन ऑफ द टीथ प्रोफाइल एबव द पिच सरफेस। और फ्लैंक क्या है, द पोर्शन ऑफ द टूथ प्रोफाइल बिलो द पिच सरफेस। तो फेस और फ्लैंक आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियरेंस थोड़ा ध्यान देखिएगा, इट इज द रेडियल डिस्टेंस, इट इज द रेडियल डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टूथ टू द बॉटम ऑफ द टूथ ऑफ मेसिंग गियर। हमारे टॉप से मेसिंग गियर के बॉटम, हमारे टॉप से मेसिंग गियर, अब हम जहां तक अंदर जाएंगे, जा और सकते थे, अभी छुए नहीं है, लेकिन हमारे टॉप से, ये कोई टॉप है, इसका सरफेस ऐसे टॉप और दूसरा गैप है, ये ऐसे दूसरा यहां पर टीथ, तो हमारे टॉप से और दूसरे वाले, हमारे टॉप लाइन से दूसरे वाले के, ऐसे इसके टॉप लाइन से हमारे बॉटम, ये भी आपका क्लियरेंस ही है, ये भी क्लियरेंस है, ये भी क्लियरेंस है। तो इट इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टीथ टू द बॉटम ऑफ द टीथ ऑफ, बॉटम ऑफ द टूथ ऑफ मेसिंग गियर, बॉटम ऑफ द टूथ ऑफ मेसिंग गियर व्हेन द कॉन्टैक्ट इज एट पिच पॉइंट। तो ध्यान रखिए कॉन्टैक्ट उस समय पिच पॉइंट पर होना चाहिए, नहीं स्टार्टिंग में वो क्लियरेंस नहीं होगा। मेसिंग के बारे में और डिटेल में कराएंगे। तो अ सर्किल पासिंग थ्रू द टॉप ऑफ द मेसिंग गियर, अ सर्किल पासिंग थ्रू द टॉप ऑफ द मेसिंग गियर, मेसिंग गियर के टॉप से होकर जाने वाला, मेसिंग गियर के, ये मेस कर रहा है, इसके टॉप से होकर जाने वाला, अ सर्किल पासिंग थ्रू द टॉप ऑफ द मेसिंग गियर इज नोन एज, ये सर्किल जो नीचे होता है वो आपका रोड सर्किल, लेकिन दूसरे के टॉप से होकर जाने वाला क्या कहलाएगा, क्लियरेंस। आगे वाले टोटल डेप्थ, तो टोटल डेप्थ क्या है, इट इज द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन एडेंडम एंड डिडेंडम सर्किल ऑफ द गियर। तो कोई एक गियर है
उसके एडेंडम और डिडेंडम के बीच का रेडियल डिस्टेंस। एडेंडम सर्किल रेडियस और डिडेंडम सर्किल रेडियस का डिफरेंस ही टोटल डेप्थ है। इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एडेंडम प्लस डिडेंडम। एडेंडम प्लस डिडेंडम टोटल डेप्थ। वर्किंग डेप्थ क्या है? इट इज द रेडियल डिस्टेंस, इट इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एडेंडम सर्किल टू द क्लीयरेंस सर्किल। वो दूसरा जो आपके मिला तो ये आपके यहां से आके मिला, तो हमारे एडेंडम सर्किल से क्लीयरेंस सर्किल के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? वर्किंग डेप्थ। एडेंडम सर्किल से रूट सर्किल के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? टोटल डेप्थ। इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाएगा? क्लीयरेंस। तो आगे बढ़ते हैं। वर्किंग डेप्थ हो गया, इट इज इक्वल टू द, इट इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एडेंडम सर्किल टू द क्लीयरेंस सर्किल, और इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एडेंडम, सम ऑफ एडेंडम ऑफ टू मेसिंग गियर। तो हमारा और तुम्हारा दोनों का एडेंडम का योगफल। प्रोफाइल क्या है? तो इट इज द कर्वेचर, इट इज द कर्वेचर, जो भी टेढ़ा मेढ़ा कर्वेचर हो, कंटेन्ड बाय फेस एंड फ्लैंक। तो फेस और फ्लैंक द्वारा जो भी कर्वेचर कंटेन किया जाएगा वही क्या कहलाएगा? वही आपका प्रोफाइल होगा। प्रेशर एंगल हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, क्यों पाथ ऑफ कांटेक्ट और सही, इसको पढ़िए। डिफरेंस बिटवीन एडेंडम एंड डिडेंडम। डिफरेंस मतलब क्या है? अंतर घटाना, अंतर या फिर जोड़ घटाना जो करते थे। तो डिफरेंस बिटवीन एडेंडम एंड डिडेंडम, इसका ये मतलब नहीं जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला घट के अंतर बता देंगे। तो जो अंतर, दोनों का अंतर मिलेगा वो क्या मिलेगा? क्लीयरेंस मिलेगा। वही क्या मिलेगा? क्लीयरेंस मिलेगा। ये नहीं कि आप एडेंडम जो बड़ा छोटा, डिफरेंस अंतर की बात क्यों कहा है? तो क्लीयरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन डिडेंडम एंड एडेंडम। व्हाट इज द फेस ऑफ द गियर टूथ? फेस क्या है? सरफेस ऑफ द टॉप ऑफ द टूथ। टॉप ऑफ द टीथ को ही क्या कहते हैं? टॉप लैंड। इसे क्या कहते हैं? एकदम टॉप पर जाके ऐसे पूरा लूट जाओ, जो आपका पाथ रहेगा, जो आपका एरिया कवर्ड रहेगा, वही टॉप लैंड है। तो टॉप ऑफ द टीथ नहीं, सरफेस ऑफ द टीथ एबव द पिच सरफेस। सरफेस ऑफ द टीथ क्या होगा? एबव द पिच सरफेस, एबव द पिच सरफेस। अगला, विड्थ ऑफ द टीथ बिलो द, विड्थ नहीं, वो फेस विड्थ कहलाते हैं। विड्थ का कोई मतलब नहीं, सरफेस है, विड्थ केवल नहीं, सरफेस है। तो सरफेस ऑफ द टीथ एबव द पिच सरफेस। अब इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। द पार्ट ऑफ टूथ बिटवीन द पिच सर्किल एंड डिडेंडम सर्किल। पिच सर्किल ऐसे है और डिडेंडम सर्किल मतलब बॉटम से। द पार्ट ऑफ द टूथ बिटवीन, ये जो पार्ट ऑफ द टीथ है ये बिटवीन किसके? पिच सर्किल और क्या होगा? डिडेंडम सर्किल। तो डिडेंडम सर्किल और पिच सर्किल के बीच का ये जो पार्ट है यही क्या है? यही तो फ्लैंक है, यही तो फ्लैंक है। और अगर यही पार्ट ऑफ द टूथ बिटवीन एडेंडम सर्किल एंड पिच सर्किल कहा होता है, तो एडेंडम सर्किल एंड पिच सर्किल तो आपका क्या होता? वो आपका फेस होता। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया? फ्लैंक। द पार्ट ऑफ द टीथ बिटवीन पिच सर्किल एंड डिडेंडम सर्किल, रूट सर्किल। रूट सर्किल और पिच सर्किल के बीच का जो होगा वही पार्ट आपका क्या कहलाएगा? फेस, फ्लैंक। और अगर एडेंडम और पिच सर्किल कहा जाता तो क्या होता आपका? एडेंडम और पिच सर्किल कहा जाता तो ये आपका क्या होता? फेस, क्योंकि एडेंडम सर्किल, क्लीयरेंस सर्किल ऐसे ऊपर होगा। तो ध्यान रखिए, अगर सीक्वेंस में पूछा तो रूट सर्किल सबसे नीचे, उसके ऊपर क्लीयरेंस सर्किल, उसके ऊपर पिच सर्किल और सबसे ऊपर एडेंडम सर्किल। एडेंडम सर्किल, पिच सर्किल, क्लीयरेंस सर्किल और उसके बाद रूट सर्किल या फिर डिडेंडम सर्किल। क्लियर? आगे, द आउटर सर्किल, आउटर मतलब बाय द आउटर सर्किल ऑफ द स्पर गियर, तो क्या कहलाएगा? एडेंडम सर्किल। आउटर मतलब सबसे बाहरी वाला सर्किल, तो सबसे बाहर कौन होता है? एडेंडम सर्किल। द सरफेस ऑफ द गियर टूथ, सरफेस ऑफ द गियर टूथ बिलो मतलब नीचे, बिलो द पिच सरफेस, तो क्या होगा? फ्लैंक। अगर वहीं एबव लिख दे तो फेस, अगर वहीं एबव लिख दे तो फेस। द वर्किंग सरफेस
वर्किंग कार्यकारी गहराई है एरिया एबव द पिच सर्फ एबव वर्ड एबव द पिच सर्फेस तो क्या कहलाएगा एबव क्या होगा फेस सरफेस वर्किंग सरफेस एबव द पिच सरफेस ऑफ द गियर टूथ इज टर्म्ड फेस और वही अगर कहा जाए कि रेडियल डिस्टेंस या शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टॉप सरफेस एंड पिच सरफेस वो तब आपका क्या होगा रेडियल डिस्टेंस अगर बात करें तो एडेंडम और अगर सरफेस बात करें तो फेस सरफेस बात करें तो फेस बैकलेस इन द गियर तो बैकलेस एडेंडम प्लस डिडेंडम अगर बोले तो ये टोटल डेप्थ होता है ये क्या होता है टोटल डेप्थ होता है एडेंडम प्लस डिडेंडम क्या होगा टोटल डेप्थ सर्कुलर पिच प्लस नहीं तो सर्कुलर पिच प्लस टूथ थिकनेस कोई नहीं हाँ टूथ थिकनेस और यहीं पर अगर स्पेस बिड्थ होता तो सर्कुलर पिच के बाद स्पेस बिड्थ बिटवीन टू टीथ माइनस टूथ थिकनेस तो यही क्या होता है बैकलेस तो बैकलेस ही क्या होता है स्पेस बिड्थ माइनस टूथ थिकनेस क्लियर हो गया आइए तो प्रेशर एंगल हम सब लोग आने वाले लेक्चर्स में करेंगे गियर रेशियो और वेलोसिटी तो एक टर्म और समझ लीजिए गियर रेशियो होता है कैपिटल टी अपान स्मॉल टी तो गियर रेशियो इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर टू द नंबर ऑफ टीथ ऑफ पिनियन नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर टू द नंबर ऑफ टीथ ऑफ पिनियन यही आपका होगा पिच सर्किल रेडियस ऑफ गियर टू द पिच सर्किल रेडियस ऑफ पिनियन स्मॉल लेटर पिनियन का बताता है कैपिटल लेटर आपका गियर का बताता है ठीक है और वे ये आपका कोई बहुत ऑथेंटिक नहीं है पर हाँ कभी कभी एक नंबर के लिए आ जाता है तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 1 अपान गियर रेशियो वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 1 अपान गियर रेशियो ठीक है एंगल ऑफ एक्शन और सारी चीजें हम सब लोग बाद में करेंगे प्रेशर एंगल और एंगल ऑफ एक्शन अभी गियर में बहुत कुछ बचा है गियर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर हम आपको गियर का एक छोटा सा मुखड़ा एक छोटा सा टुकड़ा पढ़ा रहे हैं तो आप पूरा पढ़ लीजिए भाई और दिन भर पढ़ा है ना 1 घंटे इसको देखिए उसके बाद पूरा आप पढ़ लीजिए पूरा गियर आज खत्म ही कर देना है ये ध्यान रखिए तैयारी करनी यूपी ट्रिपल एससी का भी आपका शेड्यूल आ गया है अक्टूबर में आपका यूपी ट्रिपल एससी का भी पेपर होगा जिसमें हम बता दे रहे हैं कि यही मैकेनिक सेक्शन बार बार क्वेश्चंस आएंगे यही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से 2 बार पूछा जाएगा एक पेपर में तो ध्यान रखिए आपको बहुत ढंग से पढ़ना है बहुत ईमानदारी से खूब मेहनत करिए और भी लोगों में फैलाइए हम भी मेहनत कर रहे हैं तो और भी लोगों में आप फैलाइए आपका कर्तव्य बनता है आप अपने कर्तव्य का पालन करें ईमानदारी से पालन करें शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को मैक्सिमम लोग से सब्सक्राइब कराएं और ये वीडियोज और भी लोगों में फैलाएं ठीक है आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद।